Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। अगर पीजीटी का सिलेबस देखें तो हम लोगों ने समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध इत्यादि जो टॉपिक थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट अब हम लोगों को कुछ पाश्चात्य विचारकों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आपको कांट, वेबर, दुर्खीम इत्यादि ये लोग आते हैं। उसी के अनुरूप आज हम लोग का टॉपिक है अगस्ट काम्ट। इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि अगस्ट काम्ट के कौन कौन सी मुख्य उनकी अवधारणाएं रही हैं, अगस्ट काम्ट ने क्या क्या कार्य किए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगस्ट काम्ट, सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ देख लें। 19 जनवरी 1798 और 1857 तक ये रहे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। समाजशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। काम्ट ने ही सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें जनक या पिता कहा जाता है। पहले आपने इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। अगस्ट काम्ट ने सोशियोलॉजी से पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था, जिसको बाद में बदलकर समाजशास्त्र रखा, क्योंकि सोशल फिजिक्स जो इन्होंने नाम सिलेक्ट किया था उसे बेल्जियम के एक वैज्ञानिक एडवर्ड क्वेटलेट ने चुरा लिया था, जिससे इन्हें इसका नाम बदलना पड़ा और इसका नाम बदलकर इन्होंने समाजशास्त्र रखा। इसलिए आपको समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति 1760 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 के कारण हुई थी। अब आगे देखें, काम्ट ने कौन कौन सी अध्ययन विधियों को अपनाया था। यहाँ आगे देखिए काम्ट की अध्ययन विधियाँ। यह प्रत्यक्षवादी विधि है। समाज की व्यवस्था और प्रगति के कुछ ऐसे नियम बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि का होना आवश्यक था। काम्ट चाहते थे कि जिस तरह से प्रकृति का विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसी तरह से हमें समाज का भी विज्ञान बनाना चाहिए, जिससे हम आगे भविष्यवाणी कर सकें। और इसी वैज्ञानिक विधि को काम्ट ने प्रत्यक्षवादी विधि कहते हैं। इस विधि का तात्पर्य पहला लेते हैं कि समाजशास्त्र में किसी भी निष्कर्ष में तथ्य सबसे ऊपर होना चाहिए। ये तथ्य को महत्व देते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन में तथ्य सबसे ऊपर होना चाहिए। और दूसरा देते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? विज्ञान के सामान्य नियमों के विपरीत न हो। तो इन्होंने प्रत्यक्षवादी विधि का अर्थ बताया। यहाँ देखिए, प्रत्यक्षवादी ज्ञान मतलब कि जो हम सिद्धांत प्रतिपादित करें, जो नियम बनाए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए। जो हमें ज्ञान, जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्षवादी ज्ञान कहते हैं। और इसे प्राप्त करने की जो विधि है, उसकी 4 विधि उन्होंने बताई है। यहाँ 4 विधि है, जिसका आपको फॉर्मूला यहाँ हो जाता है अय प्रातु। अ से हो गया आपको अवलोकन विधि, ए से हो गया ऐतिहासिक विधि, प्रा से होगा प्रायोगिक विधि, तू से हो गया तुलनात्मक विधि। अय प्रातु ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इससे कि काम्ट महोदय ने किस तरह के विधि को अपनाया था। प्रत्यक्षवाद में उन्होंने किस वैज्ञानिक विधि का उन्होंने पालन किया था, या किस विधि को अपनाने की वो बात करते हैं। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो पहला देखिए अवलोकन। अवलोकन में वो कहते हैं कि सिर्फ किसी चीज़ को देखना महत्वपूर्ण नहीं होता, वो कोई मायने नहीं रखता है अध्ययन में। उसके लिए तथ्यों का अवलोकन समाज के अन्य तथ्यों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। जब अगर एग्जाम्पल अगर ले लें, हम परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, तो सिर्फ किसी एक परिवार को देखने से हमारी स्टडी, हमारी वैज्ञानिक विधि से हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अवलोकन के अर्थात है कि हम जब किसी परिवार का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम उसमें उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसे अन्य तथ्यों के साथ भी हमें उसे कंपेयर करके उसको जोड़ के देखना चाहिए। दूसरा इसमें बताते हैं किसी तथ्य को बिना किसी सैद्धांतिक संदर्भ के देखना उसके कोई अर्थ नहीं रखता है। तो ये हो गया अवलोकन। दूसरा है प्रायोगिक विधि में ये बताते हैं कि समाज की जो व्याधियां हैं उसको देखना प्रयोगात्मक विधि है। तुलनात्मक विधि के अंतर्गत बताते हैं कि समाजों का अध्ययन तुलनात्मक विधि से समाजशास्त्र का केंद्रीय उद्देश्य होता है। समाज में हम समाजशास्त्र के अंतर्गत तुलनात्मक विधि से कई तरह के हम अध्ययन करते हैं, जैसे मानव समाज और पशु समाज में तुलना करते हैं,
समाज के विभिन्न वर्गों की जो व्यवस्था है वो तुलनात्मक विधि द्वारा ही अध्ययन कर पाते हैं। विभिन्न समाजों में कई समाज जैसे अगर हम भारत के ही ले लें तो कितने समाज ऐसे हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हैं, कितनी ऐसी सोसाइटी है जो बहुत उन्नति हो गई है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमें क्या है, कंपैरेटिव स्टडी का सहारा लेना पड़ता है, तुलनात्मक विधि को जानना पड़ता है। तो ये हो गया तुलनात्मक विधि। चौथा आता है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में ये बताते हैं कि इस विधि का उद्देश्य यह जानना है कि विभिन्न समाजों में अंतर होते हुए भी वे कौन से सामान्य नियम हैं जो इन समाजों को गति प्रदान करते हैं, विकासोन्मुख बनाते हैं। अर्थात ये ऐतिहासिक उद विकास की बात करते हैं कि हर समाज में विभिन्नता है, हर समाज एक दूसरे से अलग है, लेकिन कुछ तो ऐसे सामान्य से नियम हैं जिनसे हर समाज विकास कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें गति प्रदान कर रहा है। तो इस चीज़ का अध्ययन के लिए ऐतिहासिक विधि के माध्यम से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। एक और यहाँ नोट करने वाली बात है कि सैद्धांतिक रूप से समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का सूत्रपात अगस्ट काम्ट से है। क्वेश्चन में ये आता है कि प्रकार्यवाद को सबसे पहले किसने दिया था, तो यहाँ आपको इसका आंसर मिल जाता है कि अगस्ट काम्ट ने सबसे पहले, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का सूत्रपात अगस्ट काम्ट ने किया है। नेक्स्ट, अब आगे देखें, अवधारणाओं को देखें तो मुख्य रूप से काम्ट महोदय ने 4 तरह की अवधारणाएं दी हैं। पहला है चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, या उसे 3 स्तरों का नियम भी कहते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से समाज का विकास हुआ है, वो 3 फेज से होकर हर समाज गुजरता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान का वर्गीकरण और पदक्रम या पदानुक्रम कहिए, ये साइंस जो प्राकृतिक विज्ञान है उसका उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तीसरा है समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, इसमें बताया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें क्या जानना है। चौथा है इनका सामाजिक पुनर्गठन, समाज को कैसे पुनर्गठित करेंगे, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो ये 4 तरह की इनकी मुख्य अवधारणाएं हैं, जिसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखें चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, या इसे कहते हैं मानव विकास की 3 अवस्थाओं का नियम, या इसे कहते हैं 3 स्तरों का नियम। आपको यहाँ 3 तरह के नाम मिल गए, तीनों के इंग्लिश में भी है। इसका द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, और द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोसेस, और द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ कह रहे हैं कि काम्ट महोदय ने समाज के विकास की जो बात की उसकी तुलना उन्होंने शरीर से की है। जिस प्रकार बच्चे का शैशव काल होता है, किशोरावस्था आती है और वह वयस्क अवस्था में पहुंचता है, कुछ इसी तरह मनुष्य के ज्ञान का विकास हुआ। वे मानते हैं कि जिस तरह से शरीर में कभी आदमी सबसे पहले बच्चा होता है, फिर कुछ किशोरावस्था में जाता है, तब जाके वो वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तो इसी तरह से मनुष्य मस्तिष्क का भी विकास हुआ है और मनुष्य के ज्ञान का विकास हुआ, अर्थात यहाँ समाज का विकास हुआ है। यहाँ काम्ट ज्ञान का तात्पर्य प्रगति से लगाते हैं। स्पष्ट हो गया। काम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास, मस्तिष्क विकास को यानी प्रगति को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। यहाँ बौद्धिक विकास को उन्होंने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसका फॉर्मूला है TMP, ये याद रखना है, TMP, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, क्योंकि कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछता है और इसमें गड़बड़ नहीं होना है। फॉर्मूला याद रखना है TMP। पहला है धार्मिक अवस्था, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं। दूसरा है तात्विक अवस्था, जिसे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। तीसरा प्रत्यक्षवादी अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था, जिसे पॉजिटिविस्टिक स्टेज कहते हैं। विकास के 3 स्तरों की व्याख्या पॉजिटिव फिलॉसफी में विस्तृत रूप से की है। उनकी एक बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उन्होंने उस बुक में इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ आपको देखें, अब धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, समाज के सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। जैसे कि समाज में पहले क्या था, सबसे पहले धार्मिक अवस्था थी समाज की, उसमें सभी घटनाओं का माना जाता था कि ये ईश्वर ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे अलौकिक शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ क्या है, मनुष्य का यह मानता है कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है। जैसे वे मानते हैं कि ईश्वर ने ही राजा को बनाया है, ईश्वर ने ही पुरोहित को बनाया है, ईश्वर ने स्वयं हमें भी बनाया है, तो इसलिए हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, समाज में विरोध नहीं होना चाहिए, ये सब ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं।
उसके बाद आती है तात्विक, दार्शनिक या अमूर्त अवस्था। यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है, अर्थात यहाँ ईश्वर पे भी कुछ भरोसा है और कुछ अपना मस्तिष्क विकास के कारण कुछ अपने भी ज्ञान का प्रयोग होता है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की तर्क शक्ति बढ़ती गई और इस अवस्था में मनुष्य सोचने लगा कि प्रत्येक घटना ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरन अमूर्त स्वरूप में जगत में विद्यमान होता है। अब इस तरह से अब ये माने जाने लगा कि ईश्वर स्वयं कोई कार्य करने नहीं आते हैं, ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और जो कार्य हो रहा है उसमें हम लोगों का भी सहयोग है। तो अर्थात जब अब ये जो पुराने समाज था उसका क्या है, लोग अब विरोध करने लगे अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए। उसके बाद आता है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। अब यहाँ क्या है कि मनुष्य पूर्ण रूप से ना ही वो धार्मिक बातों को मानता है, ना ही वो तात्विक विचारों को मानता है, वो सीधे तर्क और वैज्ञानिक आधार पर बात करता है। कभी कभी वो धर्म को भी चुनौती देता है। तो इस तरह से वो अपने विकास के पीछे उन नियमों को ढूंढता है, उन सामाजिक नियमों को, उन प्राकृतिक नियमों को ढूंढता है जिससे उसकी प्रगति हुई है, जिससे उसका विकास हो रहा है। यहाँ नोट करने वाली बात है, कांट कहते हैं कि उक्त तीनों अवस्थाओं का सिद्धांत में व्यक्ति, समाज एवं बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन पर लागू होता है, अर्थात सभी इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इन अगस्ट कांट का मानना है कि सिर्फ यह समाज पर ही लागू नहीं होता है, यह व्यक्ति पर भी, समाज पर भी, बौद्धिक विकास पर भी और सामाजिक जीवन पर भी लागू होता है, अर्थात हर चीज़ तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो ये यहाँ इन्होंने तीन स्तरों का, ये इनका तीन स्तरों का नियम रहा। आगे हम लोग देखें विज्ञान का वर्गीकरण और सोपान या पदानुक्रम। यहाँ अब हम लोग देखेंगे विज्ञान का वर्गीकरण और सोपान या पदानुक्रम। इसे हायरार्की ऑफ साइंस भी बोलते हैं। कांट ने ज्ञान और विज्ञान का एक व्यवस्थित वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने ज्ञान और विज्ञान का एक क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने सभी विज्ञानों के विकास क्रम का एक निश्चित सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है कि किस तरह से कौन सा विज्ञान कैसे कैसे विकास किया है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तथा विज्ञानों का उच्चता व निम्नता के क्रम में एक संस्करण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है कि कौन विज्ञान सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन सा विज्ञान आता है, अर्थात उच्चता और निम्नता का एक क्रम भी दिया है। विज्ञान के विकास क्रम में प्रत्येक विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों की खोजों, निष्कर्षों और सिद्धांतों का लाभ उठाता है, अर्थात जो ऊपर के विज्ञान हैं, जो नीचे वाले विज्ञान हैं, वो अपने ऊपर वाले विज्ञान से उसके खोज, निष्कर्ष, सिद्धांतों के उससे लाभ लेते हैं और उन पर निर्भर होता जाता है। इससे उनकी पराश्रितता बढ़ती जाती है। अतः प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले वाले विज्ञान से अधिक जटिल एवं बाद में विकसित होने वाले विज्ञान की अपेक्षा सरल और सामान्य होता है, अर्थात जो पहले वाला जो विज्ञान है उसकी अपेक्षा जो उसके बाद का विज्ञान है वो जटिल होता जाता है। तो यही इनका सूत्र बन जाता है, घटती सरलता, सरलता उसमें घटती जाती है क्योंकि ऊपर वाले विज्ञान का उसने निष्कर्ष, सिद्धांत इत्यादि उसको लेते हुए उसने अपना विज्ञान विकसित किया है, तो उसमें जटिलता आती जाती है। तो इसे ही कहते हैं घटती सरलता, बढ़ती जटिलता। और सामान्य होता है। कांट कहते हैं कि प्रत्येक विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञान पर न केवल निर्भर ही नहीं रहता, वरन नवीन आविष्कारों एवं खोजों द्वारा उसे भी सींचता और समृद्ध बनाता है। अर्थात कि जो भी नवीन विज्ञान है वो क्या है कि पुराने विज्ञानों पे तो निर्भर होते ही हैं, साथ ही साथ जो नवीन आविष्कार किए जा रहे हैं उसके द्वारा वो पूर्ववर्ती जो विज्ञान, जो पहले के विज्ञान है, उसको भी वो समृद्ध करते हैं। तो कांट ने समस्त विज्ञानों के एक संस्तरणात्मक क्रम में निम्न प्रकार से रखा है। यहाँ फॉर्मूला क्या याद रखना है, MAPCBS, MAPCBS, यह आपको फॉर्मूला याद रखना है। M से मैथमेटिक्स, यह सबसे ऊपर आता है। उसके बाद से A से होता है एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। P से हो गया फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। C से केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। B से बायोलॉजी, प्राणी शास्त्र। S से सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सीक्वेंस लगाने के लिए। कभी कभी बीच में कोई आपको विज्ञान का नाम नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लें तो इसमें कहीं से भी आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। MAPCBS, सोशियोलॉजी सबसे लास्ट में होता है और मैथ्स सबसे ऊपर होता है। अगर देखा जाए तो मैथ्स क्या है, मैथ्स की सहायता से ही एस्ट्रोनॉमी विज्ञान विकसित हुआ है। जैसे अर्थात नक्षत्रों की दूरी, नक्षत्रों की गति इत्यादि, ये सब जो अध्ययन है वो क्या है, मैथमेटिक्स का सहारा, गणित का सहारा लिया गया एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी का सहारा फिजिक्स लेता है, भौतिक शास्त्र लेता है, और फिजिक्स का सहारा केमिस्ट्री लेता है। अर्थात जब अगर केमिस्ट्री का अध्ययन करना है तो उसमें मैथ्स भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, फिजिक्स भी है। अगर बायोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। और लास्ट में जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का अगर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें गणित का भी सहारा लेना पड़ता है, खगोल शास्त्र का भी सहारा लेना पड़ता है, भौतिक शास्त्र का भी सहारा लेना पड़ता है, रसायन शास्त्र का भी सहारा लेना पड़ता है, और प्राणी शास्त्र का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से समाजशास्त्र क्या है, इसके ऊपर के जितने विज्ञान हैं उन सभी को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, उन सभी को लेकर बना हुआ है। इसलिए समाजशास्त्र को अगस्ट काम्ट ने विज्ञानों की रानी कहा है। यहाँ क्या है, इससे दो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। इसमें क्या है, पराश्रितता वृद्धि क्रम का यहाँ सिद्धांत बनता है। पराश्रितता वृद्धि क्रम अर्थात ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे आश्रित हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैथ्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पे डिपेंड्स है, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है, केमिस्ट्री फिजिक्स पे डिपेंड है, बायोलॉजी केमिस्ट्री पे डिपेंड है। तो इस तरह से ये क्या है, टोटल जो जितने विज्ञान हैं वो अपने ऊपर वाले विज्ञान पे डिपेंड होते हैं। और दूसरा क्या यहाँ था निकलता है फॉर्मूला, घटती सरलता बढ़ती जटिलता। घटती सरलता बढ़ती जटिलता, MAPCBS। तो घटती सरलता, मैथमेटिक्स क्या है, ये स्वतंत्र है, इसने किसी का सहारा नहीं लिया। जब हम एस्ट्रोनॉमी में आए तो वो मैथ्स का सहारा ले रहा है, तो ये क्या है, इसने मैथ्स को लेके बनाया, तो इसके साथ मैथमेटिक्स का भी एक गुण मिल गया। तो क्या यह पहले वाले विज्ञान से थोड़ा जटिल हो गया। अब एस्ट्रोनॉमी से फिजिक्स आया नीचे, तो ऊपर के दो विज्ञानों के गुणों को उसने लिया, तो जो वो ऊपर थे इससे सरल थे, नीचे आया तो उसने सभी विज्ञानों को जोड़ के बनाया, तो ये और जटिल हो गया। तो इस तरह से करते करते जब हम समाजशास्त्र पे पहुंचते हैं तो ये सबसे जटिल दिखता है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक विज्ञानों को लेकर बना हुआ है। तो यहाँ हमें मुख्य रूप से 3-4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और इसका आसानी से आप बस एक फॉर्मूला याद रख लिए, MAPCBS। इसका ये क्रम हो गया। इसमें आपको 2 फार्मूला यहाँ निकल के आता है, घटती सरलता और बढ़ती जटिलता का, और पराश्रितता वृद्धि क्रम, ये यहाँ आपको याद रखना है। और अगस्ट काम्ट ने इसी के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। नेक्स्ट अब देखिए, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान। नवीन विज्ञान इस रूप में मानते हैं, प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान मानते हैं वो समाजशास्त्र को। इसके अंतर्गत क्या देखें हम लोग, सामाजिक पुनर्निर्माण और मानवतावादी दृष्टिकोण वाले विज्ञान के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र को देखा। समाजशास्त्र को उन्होंने, ये क्या है, समाज का पुनर्निर्माण और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने वाला विज्ञान के रूप में देखते हैं। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र को अगस्ट काम्ट के अनुसार क्या माना जाता है, किस चीज़ को वो समाजशास्त्र के रूप में देखते हैं। तो यहाँ सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को। नेक्स्ट यहाँ कहते हैं, काम्ट समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान बनाना चाहते थे, समाजशास्त्र के एक समन्वयात्मक विज्ञान मानते हैं। यह तो सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र को क्या कहते हैं कि सामाजिक जो तथ्य हैं उसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। उनका मत था कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत समाज के स्थिर, जैसे परिवार, विवाह, और गतिशील, जैसे भाषा, आपको जैसे भाषा के कारण ही समाजीकरण होता है, या समाज में जो गतिशील है, जैसे समाज में किस कारण प्रगति हो रही है, किस कारण गतिमान है, समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा है, इस चीज़ का दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार समाज में मुख्य रूप से स्थिर और गतिशील,
जिसमें कि आपको गतिशील सामाजिक प्रगति के क्या नियम हैं उसका हमें अध्ययन करना। किस तरह से मानो पहले बंदर से किस तरह से आज सभ्य समाज विकसित हुआ है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। आगे कांट महोदय ने क्या कहा है? कांट ने समाजशास्त्र के 3 उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने बताया कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। समाजशास्त्र का काम क्या है? समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। दूसरा, विज्ञानों के विज्ञान के रूप में विभिन्न विज्ञानों के कार्यों का समायोजन करना। अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से वो बाकी अन्य विज्ञानों के साथ समायोजन करके समाजशास्त्र को इन्होंने विकसित किया है। सामाजिक पुनर्गठन में योग देना। तो समाजशास्त्र के ये मुख्य 3 उद्देश्य हैं अगस्ट कांट के अनुसार। अब इनकी अगली अवधारणा है सामाजिक पुनर्गठन। समाज में जो अव्यवस्था थी, जो उथल पुथल था, इस चीज़ को उन्होंने इसलिए समाजशास्त्र का नींव रखा उन्होंने, तो उसमें इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की भी बात की। कांट का मत है कि सामाजिक समस्याओं का निवारण एवं समाज का पुनर्गठन 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है पारिवारिक आधार पर, दूसरा नैतिकता के आधार पर, तीसरा धार्मिक आधार पर। तो यहाँ हम लोगों ने समाजशास्त्र के जो प्रमुख अवधारणाएं थी इसको हम लोगों ने देखा। अगस्ट कांट के मुख्य जो अवधारणाएं थी, जो अगस्ट कांट की बारे में हम लोगों ने डिटेल देख लिया। आई थिंक अब आप लोग समझ लिए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.